हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट अर्थात व्यवसायिक पर्यावरण। व्यवसायिक पर्यावरण काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बीकॉम में भी पढ़ाया जाता है, एमकॉम में भी पढ़ाया जाता है और ये कंपलसरी पेपर है। आज मैं इसमें आपको बताऊंगा कि 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। इसमें से कुछ न क्वेश्चन मतलब हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा और उसको फुल डिटेल आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, तो सामने लिखा गया है टॉप 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको मैं बताऊंगा कि यह बिजनेस इन्वायरमेंट का जो 15 लेक्चर्स है, मतलब 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चन दो पार्ट में जाएगा। कुछ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में, कुछ क्वेश्चन सेकंड पार्ट में, मतलब 2 लेक्चर इसमें कंप्लीट हुआ। क्योंकि एक लेक्चर में 50 क्वेश्चन बताना पॉसिबल तो है, लेकिन काफ़ी लेंथ वीडियो को बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने इसे 2 पार्ट में यूनिट 1 और यूनिट 2 करके डिवाइड किया। आज जो फर्स्ट लेक्चर में जो जाएगा वो, चूंकि बिजनेस इन्वायरमेंट 2 यूनिट में है, तो फर्स्ट यूनिट के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो फर्स्ट लेक्चर में, और सेकंड यूनिट के जो भी क्वेश्चन होंगे वो सेकंड लेक्चर में जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से तैयार हो जाइए और वीडियो को अपने फ्रेंडों में थोड़ा शेयर भी कर दीजिए, ताकि सभी पढ़ें, आप भी पढ़ें और पास हो अच्छे नंबर से। और इसे नोटबुक में लिखना ना भूलिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि व्यवसायिक पर्यावरण क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, व्यवसायिक पर्यावरण क्या है और इसके प्रकार। तो आज से मैं बता दूं कि व्यवसायिक पर्यावरण होता क्या है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, लिखा है व्यवसायिक पर्यावरण। इसमें 2 शब्द है, एक है व्यावसायिक और सेकंड हमारा है पर्यावरण। पर्यावरण, यहां पे व्यवसायिक पर्यावरण का मतलब है कि ये हमारा बिजनेस है। ये हमारा क्या है? बिजनेस है। बिजनेस का इन्वायरमेंट जो होगा, इस बिजनेस के चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट होगा वही बिजनेस इन्वायरमेंट होगा। क्योंकि चूंकि इन्वायरमेंट के बारे में तो आप जानते ही हैं। इन्वायरमेंट का मतलब है कि जो जहां पे हम हैं वहां चारों ओर जो भी एरिया जिससे भी ढका है, जिससे भी कवर है, जो भी कुछ हमें दिखाई देती है वो सब इन्वायरमेंट है। लेकिन यहाँ बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब है कि जो हमारी फर्म, कंपनी, संस्था या जो हमारा बिजनेस है, जो बिजनेस एरिया है, उस बिजनेस के इर्द गिर्द बिजनेस से रिलेटेड जो भी चीज़ों को हम देखते हैं, जो भी चीज़ों को हम देखते हैं, लेकिन किससे रिलेटेड? बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं, तो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है। जैसे किसी मार्केट में आप गए, मार्केट ऐसा, या किसी मेले में भी गए जहां पर बहुत सारी सामानों को खरीद बिक्री, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की दुकानें होती हैं, बहुत सारी, मतलब बिजनेसमैन वहां पे आए रहते हैं या पहले से होते हैं, कस्टमर्स भी होते हैं। वो वहां का क्या है? इन्वायरमेंट है, बिजनेस का एक हब है, एक केंद्र बिंदु है, जहां पर उसी पर्पज से लोग वहां पे मैक्सिमम जाते हैं। सब तो नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम। अब मान लीजिए कोई मंडी है, कोई मार्केट है, वहां पे किस पर्पज से आदमी जाएगा? बिजनेस के पर्पज से जाएगा। बिजनेस मतलब है कुछ खरीदने बेचने के लिए जाएगा। वो क्या है? पूरा इन्वायरमेंट है। किसका इन्वायरमेंट है? बिजनेस से इन्वायरमेंट है। यहां पे बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब है कि एक ऐसी व्यावसायिक फर्म, एक ऐसी व्यावसायिक फर्म जिसमें व्यवसाय से संबंधित डिफरेंट डिफरेंट टाइप की घटनाएं घटती हैं, रिएक्ट होता है वहां पे, कुछ वहां पे चेंजेस होते हैं, कुछ लोग तरह तरीके के देखते हैं, बहुत सारी उसमें घटनाएं घटित होती है, वो सारा हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है। जैसे मान लीजिए कि बिजनेस खोल के बैठ गए, बहुत सारे तरीके के कस्टमर्स आते हैं, वो भी बिजनेस इन्वायरमेंट है। बहुत नगद ले जाते हैं, बहुत उधार ले जाते हैं, वो भी इन्वायरमेंट है कि नहीं? डिफरेंट आइटम्स होते हैं, वो भी इन्वायरमेंट है। उसमें कुछ बिजनेस के रूल रेगुलेशन, वो भी इन्वायरमेंट है। तो कहने का मतलब है कि बिजनेस से रिलेटेड जो भी घटनाएं घटित होती हैं, जो वहाँ का माहौल, जो सिचुएशंस रहता है, वो सब बिजनेस इन्वायरमेंट के जरिए आता है। चाहे वो कल्चरल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे इकोनॉमिक रिलेटेड हो, कोई भी तरीके से हो। ठीक है, इसको अपने शब्दों में बस लिख दीजिएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके प्रकार, ये हमारे
बिजनेस एनवायरनमेंट के प्रकार, ध्यान दीजिएगा। बिजनेस एनवायरनमेंट के प्रकार को हमने दो भागों में बांटा, इसको दो पार्ट में बांटा गया है, ए पार्ट और बी पार्ट। एक पहला जो होता है वो हमारा है आंतरिक घटक, आंतरिक पर्यावरण, आंतरिक पर्यावरण, और दूसरा हमारा होता है बाह्य पर्यावरण, बाह्य पर्यावरण। लेकिन ये कैसे आंतरिक और बाह्य पर्यावरण, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या है, ये हमारा बिजनेस है, बिजनेस के अंदर जो घटनाएं घटती हैं वो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। अब बिजनेस के बाहर जो घटनाएं हमारी घटती हैं ये हमारा क्या होता है, बाह्य पर्यावरण होता है। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि ये आंतरिक पर्यावरण में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले व्यवहारिक आचार संहिता, पहला क्या आता है, व्यवहारिक आचार संहिता, आचार संहिता, या इसको मापदंड भी कहा जाता है। मापदंड मतलब हर एक बिजनेस में उसके इंटरनल कुछ रूल होते हैं, कुछ उसमें व्यवहारिकता होती है कि कस्टमर से हमें कैसे बिहेव करना है, ये व्यवहारिक आचार संहिता एक मापदंड का है। दूसरा क्या है, कारखाने का वातावरण, दूसरा क्या है, कारखाने का वातावरण। कारखाने का वातावरण मतलब है कि जो हमारा बिजनेस है, जो हमारी फैक्ट्री है, वहां का इन्वायरमेंट कैसा है, किस संदर्भ में, बिजनेस के संबंध में, वो भी हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट के श्रेणी में आता है। अगला है व्यवसायिक प्रबंध नीतियां या प्रबंधकीय नीतियां, लिख लीजिए प्रबंधकीय नीतियां। प्रबंधकीय नीतियां क्या है कि वो जो हमारा बिजनेस चल रहा है उसका जो मैनेजरियल पॉलिसी है, मैनेजमेंट से संबंधित जो पॉलिसी है वो पॉलिसी कैसी है। बहुत लोगों की पॉलिसी स्ट्रिक्ट रहती है, बहुत थोड़ा फ्लेक्सिबल रहता है, बहुत लोगों का उदार भी रहता है। तो इस तरह की प्रबंधकीय नीतियां भी इन्वायरमेंटल इंटरनल इन्वायरमेंट को हमारी इफेक्ट करती है। श्रम प्रबंध, श्रम प्रबंध, श्रम प्रबंध क्या है कि वहां लेबर का इन्वायरमेंट है। ये देखिएगा सब बिजनेस के अंदरूनी क्षेत्र है, बाहरी क्षेत्र नहीं, अंदरूनी जो क्षेत्र होंगे वो आंतरिक पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। अगला है प्रबंधकीय सूचना व्यवस्था, प्रबंधकीय सूचना व्यवस्था, सूचना व्यवस्था। प्रबंधकीय सूचना व्यवस्था क्या है, उस बिजनेस में हमारा जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो कैसा है, वो यदि बेहतर है तो ठीक है, खराब है तो भी ठीक है, वो भी हमारा इन्वायरमेंट है। हर संगठन में, हर बिजनेस में कुछ अलग अलग ढंग से होता है। और क्या है, व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य, व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य। वैसे तो सारे व्यवसायों का प्रमुख उद्देश्य अलग हो, केवल एक ही होता है, लाभ कमाना, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए जरूरी नहीं है कि हर व्यवसाय का कुछ न कुछ एम होता है, कोई सेवा भी करता है, कोई लाभ के उद्देश्य होता है, कुछ उसे आगे बढ़ाने के लिए सोचता है, कुछ और भी टाइप के बिजनेस करने के लिए सोचता है, कुछ नाम के लिए करते हैं, कुछ पैसे के लिए, बहुत सारे है, उस व्यवसाय का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। अगला है संसाधनों की उपलब्धता, संसाधनों की उपलब्धता। ये क्या है कि उस बिजनेस में क्या संसाधन है, कितने उपलब्ध है, काम हमारा चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, हमारा उत्पादन बेहतर होगा कि नहीं होगा, ये संसाधनों की उपलब्ध कहलाता है। ये भी इंटरनल एनवायरनमेंट के स्रोत हैं। और क्या है, विकास की संभावना, विकास की संभावना। विकास की संभावना का मतलब है कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें कुछ आगे डेवलपमेंट का चांसेस है कि नहीं है। ये सारी घटनाएं जो घटित होती है वो इंटरनल एनवायरनमेंट में होती है। अब बारी आती है बाह्य पर्यावरण। अभी मैंने बताया कि बाह्य पर्यावरण क्या होता है। बाह्य पर्यावरण का मतलब है कि ये जो हमारा बिजनेस चल रहा है ये बिजनेस के इंटरनली रूप में नहीं, एक्सटर्नली रूप में, माने बाहरी रूप में जो बिजनेस से रिलेटेड घटनाएं घटती हैं, जो लोग होते हैं, जो बिजनेस से संबंधित होते हैं लेकिन वो बिजनेस में नहीं होते हैं, बिजनेस से बाहर होते हैं, तो हमारा इन्वायरमेंटल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट होता है ये दो टाइप के होता है, व्यष्टि पर्यावरण, इसमें भी दो टाइप्स हैं, व्यष्टि पर्यावरण, और दूसरा क्या होता है, समष्टि पर्यावरण।
कौन सा है भाई अगला? समष्टि। समष्टि पर्यावरण। व्यष्टि पर्यावरण और समष्टि पर्यावरण क्या होता है? व्यष्टि माने होता है सूक्ष्म और समष्टि माने होता है व्यापक। ठीक है, कि जो बाहरी क्षेत्रों में छोटे मोटे मतलब इन्वायरमेंट के जरिए हैं, स्रोत हैं, वो व्यष्टि पर्यावरण, और जो बहुत बड़े लेवल पे हैं वो व्यष्टि पर्यावरण। समष्टि व्यष्टि पर्यावरण में कौन कौन से आते हैं? प्रतिस्पर्धी आते हैं। पहला क्या आता है? प्रतिस्पर्धी आता है। प्रतिस्पर्धी का मतलब है कि जो हमारे बिजनेस का कंपटीटर होता है वो आता है। दूसरा कौन आता है? सेकंड नंबर पे कस्टमर आता है, अर्थात ग्राहक आता है। ग्राहक भी एक्सटर्नल सोर्सेस है, किसका? हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट का। और कौन सा आता है? पूर्तिकर्ता आता है। पूर्तिकर्ता का मतलब क्या? सप्लायर जो होता है, जो दूसरे व्यक्ति होते हैं जो इस बिजनेस से अपना कनेक्शन कुछ ना कुछ रखते हैं, मतलब खरीदने बेचने वाला। और क्या आता है? पब्लिक भी आती है। पब्लिक पब्लिक भी बाहरी स्रोत है, क्योंकि पब्लिक ही उस बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट वगैरह है उसको खरीदती है। और क्या क्या आता है? मार्केटिंग चैनल आते हैं। मार्केटिंग चैनल मीन्स कि जो हमारे बिजनेस को बढ़ाते हैं, हमारी सूचनाएं ग्राहकों तक पहुंचाते हैं, मार्केटिंग चैनल होती है। ये व्यष्टि क्षेत्र है, व्यष्टि पर्यावरण है। और समष्टि वाले में क्या आता है भाई? इसमें जनसंख्या संबंधी पर्यावरण, जनसंख्या संबंधी पर्यावरण, जो हमारे पॉपुलेशन से रिलेटेड एनवायरनमेंट होता है वो भी आता है। फिजिकल पर्यावरण आता है, भौतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, जो हमारा फिजिकल वो है। फिजिकल पर्यावरण का मतलब है जल है, वायु है, शक्ति है, पावर्स है, ठीक ना, या भूमि है, ये सब फिजिकल पर्यावरण में आते हैं। और क्या है? आर्थिक पर्यावरण आता है। आर्थिक पर्यावरण, जो हमारा धन है, पैसा है, जिससे हमारा बिजनेस चल रहा है, वो भी एक्सटर्नल सोर्स है, तो हमारा आर्थिक पर्यावरण। और भी आता है सामाजिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण भी आता है। ये हमारा समष्टि शास्त्र में, समष्टि पर्यावरण में, समष्टि पर्यावरण में बहुत बड़े स्तर का इन्वायरमेंट। और भी आता है सांस्कृतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, जो कल्चरल इन्वायरमेंट, हमारे कल्चर्स होते हैं। और एक राजनीतिक, राजनीतिक पर्यावरण, ये भी हमारे सब आते हैं। तो इस तरह ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक पर्यावरण क्या है और इसके प्रकार बताइए। टू द पॉइंट्स मैंने नोट कर लिया है, इसको लिख लीजिएगा। जिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना रहेगा, लेकिन मेन पॉइंट्स आपके यही सारे हैं। ठीक है, तो जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनाते हैं बेटा। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है ये भी इसी से रिलेटेड है। हाँ देखिए, सेकंड हमारा क्वेश्चन है व्यावसायिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्यावसायिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक है, समझाइए। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये सब क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि व्यावसायिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक। तो आपके मुख्य जो पॉइंट है मैं बताऊंगा, उसके बारे में समझा दूंगा, पॉइंट नोट कर लीजिएगा और आएगा एग्जाम में तो एक्सप्लेन कर दीजिएगा। देखिए, हमारे जो बिजनेस इन्वायरमेंट है इसको ज्यादा इफेक्ट करने वाले घटक जो हैं, ये कौन कौन सा फैक्टर्स काम करते हैं जो हमारे बिजनेस के पूरे माहौल को, वहां के सिचुएशन को, वहां के इन्वायरमेंट को सीधे चेंज कर देते हैं, उस पर सीधे इफेक्ट डालते हैं। वो हमारा सबसे पहला है इकोनॉमिक फैक्टर्स, अर्थात आर्थिक घटक। आर्थिक घटक का मतलब क्या होता है कि सपोज करिए कि ये आपका बिजनेस है
और ये बिजनेस आपका चल रहा है, लेकिन बिना पैसे का बिजनेस कैसे चलेगा? पॉसिबल है? नहीं है। कम या अधिक चाहिए तो चाहिए भाई, बिना उसके हमारा बिजनेस नहीं चल सकता। तो बिजनेस हमारे इन्वायरमेंट को प्रभावित करने वाला पहला जो फैक्टर होता है आर्थिक घटक। आर्थिक मतलब है धन से संबंधित है, क्योंकि बिना धन के अभाव में व्यवसाय नहीं चल सकता। क्योंकि मान लीजिए कि मांग और पूर्ति में संतुलन बनाना, अधिक से अधिक उत्पादन करना, कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करना, एम्प्लॉय है उनको सैलरी देना, कहीं ना कहीं जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो इकोनॉमिक फैक्टर भी ज़्यादा काम महत्व रखता है। दूसरा होता है इसमें भौगोलिक घटक। भौगोलिक घटक, अब सोचें भौगोलिक घटक क्या होता है। इसको जियोग्राफिकल फैक्टर्स कहा जाता है। जियोग्राफिकल फैक्टर्स के अंतर्गत ये हमारी चीजें आती हैं, जैसे कि हमारा कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में कुछ हमारा जियोग्राफी भी वर्क करता है। जियोग्राफी का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए कि भूमि है, जलवायु है, पानी है माने वाटर है, शक्ति है, और भी ईंधन वगैरह है। ये हमारा जियोग्राफिकल मतलब भौगोलिक घटक होता है, क्योंकि बिना इसका हम कोई भी व्यवसाय में उत्पादन कार्य नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं केवल खरीदने बेचने के लिए थोड़े कर रहे हैं भाई, जब बनेगा नहीं तो खरीदेंगे बेचेंगे कहाँ से? तो ये सारी चीज बिजनेस में सबसे पहले हमारा एक भौगोलिक घटक भी कार्य करता है। जब तक हमारे पास वो संसाधन नहीं रहेंगे, सोर्सेस नहीं रहेंगे, जिस चीज को हमें बनाना है वो चीज का रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा तो कैसे प्रोडक्शन होगा? जब प्रोडक्शन होगा तभी ना हम उसको आगे सेल करेंगे या बेचेंगे कहीं। तो हमारा भौगोलिक घटक भी काफी महत्वपूर्ण योगदान देता है बिजनेस एनवायरनमेंट। अगला है सामाजिक और सांस्कृतिक घटक। तीसरा है सामाजिक व सांस्कृतिक घटक। सामाजिक और सांस्कृतिक घटक का मतलब क्या होता है? सोशल और कल्चरल फैक्टर्स जो हमारा होता है ये भी ज्यादा इफेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए हमारा ये बिजनेस है, इस बिजनेस में ध्यान से समझिएगा, बिजनेस में उसी चीज का प्रोडक्शन होता है, हमारी फैक्ट्री कल कारखाने में उसी चीज का प्रोडक्शन होता है जिसका हमारा समाज जो लोग हैं वो डिमांड करते हैं। लोगों के साथ साथ उसके उनके कल्चर को भी ध्यान में रखा जाता है। भाई हम टी शर्ट पहनते हैं, जींस पहनते हैं, आजकल डिमांड इसका चल रहा है, तो भाई टी शर्ट जींस कंपनियां बना रही हैं, है कि नहीं? साड़ी का अपने यहाँ भारतीय संस्कृति में कल्चर है तो साड़ियों को बड़े पैमाने पर उत्पादन है। जैसे हम जो कपड़ा पहनते हैं जिसका हमारे यहाँ कल्चर है उसका प्रोडक्शन बड़ी जोरों से होता है। ये क्या है? सोशल और कल्चरल फैक्टर्स है। अर्थात बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है उसमें ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपना निभाता है। नेक्स्ट है राजनीतिक और प्रशासकीय घटक। राजनीतिक व प्रशासकीय घटक। राजनीतिक और प्रशासकीय घटक का मतलब क्या होता है? जो हमारा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स है ये भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है, क्योंकि हमारे बिजनेस में पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों का इंपॉर्टेंस है। इसलिए इंपॉर्टेंस है कि जब बड़े लेवल पर बिजनेस करते हैं तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई आप उसका रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, अपने व्यवसाय का मतलब रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, आप अपना नाम हमारे यहाँ दर्ज करा दीजिए, उसके बदले में जो भी आपकी मिनिमम जो निर्धारित शुल्क होती है चुका लीजिए, हम आपको संरक्षण देंगे, ठीक है? और जो भी कोई प्रॉब्लम हो हमसे सहायता लीजिए, है कि नहीं? ये सब पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स होते हैं। बट गवर्नमेंट को क्या फायदा होता है कि भाई आप अधिक प्रोडक्शन कर रहे हैं तो जो भी टैक्सेस वगैरह होते हैं उसके थोड़े भी इनकम का सोर्स उसका गवर्नमेंट का बन जाता है कि नहीं? लेकिन बदले में आपको प्रोटेक्शन भी देती है। तो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स भी काम करते हैं। अगला है वैधानिक घटक। वैधानिक घटक। वैधानिक घटक का मतलब होता है लीगल फैक्टर्स। जो हमारे लीगल फैक्टर्स होते हैं यह कहता है कि भाई कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, ठीक है, वैध तरीके से करिए, अवैध तरीके से नहीं, और उसी को करिए कि भाई जिसको देश और समाज और जो भी जनता है, हम नागरिक है, उनके हित हो, उनको सुविधाएं उपलब्ध हों, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो,
और उसमें जो भी वर्क कर रहे हैं तो अच्छे एम्प्लॉइयों को रखें, श्रम एक संघ बना लें, किसी का शोषण न करें, ऐसे सारे नियम बने रहते हैं, उसको स्टेचरी फैक्टर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी घटक। अगला है विज्ञान व प्रौद्योगिकी घटक। ये क्या होता है? जब बिजनेस हम बड़े लेवल पर करते हैं तो उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी यूज होता है। बिना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज किए हुए हम बड़े लेवल का बिजनेस कर ही नहीं सकते। यहाँ तक कि छोटे मोटे बिजनेस होते हैं उसमें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। तो ये भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स। अगला है अंतर्राष्ट्रीय परिवेश। अंतर्राष्ट्रीय परिवेश, अंतर्राष्ट्रीय परिवेश क्या होता है? यदि बिजनेस आपका और ब्रॉड लेवल पे है तो केवल अपने ही देश के लिए नहीं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर वहाँ के इन्वायरमेंट, वहाँ के कल्चर्स, वहाँ की वेशभूषा या वहाँ के लोगों को भी ध्यान में रखकर किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने देश में बनती है दूसरे देश में एक्सपोर्ट होती है, बहुत दूसरे कंट्री में बनता है अपने यहाँ इम्पोर्ट होती हैं। तो ये सारी चीज़ें सबको ध्यान में रखकर किया जाता है। तो ये हमारे इतने फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्टेड करते हैं। ठीक है, तो इसको भी पॉइंट नोट कर लीजिए, जिसके बाद 2-3 लाइन आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, काफी ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। थर्ड हमारा क्वेश्चन है कि व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषताएं बताइए। थर्ड नंबर, व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषताएं बताइए। और क्या कह रहा है भाई? तथा भारत के संदर्भ में व्यावसायिक पर्यावरण के महत्व की व्याख्या कीजिए। तथा भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में व्यावसायिक पर्यावरण के महत्व पर प्रकाश डालिए। प्रकाश डालिए, ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसके कैरेक्टर्स क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, और साथ में एक चीज और भी पूछा जा रहा है कि अपने भारत के संदर्भ में, अपने भारत के संदर्भ में क्या पूछ रहा है? व्यावसायिक पर्यावरण के महत्व पर प्रकाश डालिए। बताइए। सबसे पहले इसमें जानना है कि व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता, व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता, कैरेक्टर, बिजनेस एनवायरनमेंट का फर्स्ट कैरेक्टर हमारा क्या है? सबसे पहले कह रहा है कि यह जो व्यावसायिक पर्यावरण की जो विशेषता है यह विभिन्न समूहों में होती है। इसके घटक ऐसे लिखिए, इसके घटक जो होते हैं समूहों में होते हैं, समूहों में होते हैं। समूहों में होने का मतलब है कि जस्ट इसी के पहले मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से घटक होते हैं। जितना भी अभी 7 घटक मैंने बताया वो सारे घटक हर बिजनेस पे लागू होते हैं, सारे फैक्टर काम करते हैं। यदि उसमें से एक भी फैक्टर इधर उधर हो जाए तो हमारे बिजनेस को ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो जितने भी व्यावसायिक पर्यावरण में घटक होते हैं वो विभिन्न समूहों में होते हैं, ग्रुपों में होते हैं, क्योंकि एक के बिना दूसरे हम कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक ना। दूसरा है कि व्यावसायिक पर्यावरण जटिल होता है। व्यावसायिक जो पर्यावरण है, पर्यावरण जटिल होता है, जटिल होता है। जटिल का मतलब है कठिन है, इतना आसान नहीं। क्योंकि जैसे हम कोई बिजनेस ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं और इस बिजनेस में इतने सारे इन्वायरमेंट के सोर्सेस हैं कि वो कभी कंप्लीट नहीं होगा। भाई यदि आप कंप्लीट हो कर भी रहे हैं तो कुछ ऐसे चीज होते हैं जो छूटते, देखते होंगे दिन प्रतिदिन नए नए
वही प्रोडक्ट वैसे ही प्रोडक्ट है, लेकिन उसमें कुछ न कुछ मॉडिफाई हो गया था। तो ये जो इन्वायरमेंट इसका है एक जटिल इन्वायरमेंट है, ठीक ना। अगला है जो हमारा व्यवसायिक पर्यावरण है, ये गतिशील प्रकृति का है। व्यवसायिक पर्यावरण गतिशील प्रकृति का होता है, गतिशील प्रकृति का। गतिशील प्रकृति का मतलब है कि एक कंटिन्यू चलता रहता है। जो हमारा ये बिजनेस का ये सर्किल है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद चलता रहता है। ये देखते होंगे आज से 10 साल को कोई पहले कोई प्रोडक्ट बनता था कुछ और तरीके से होता था, उसके बाद बना कुछ और तरीके से, आज बन रहा है कुछ और तरीके से, आगे आएगा तो कुछ और तरीके से मॉडिफाई होते रहेगा। तो ये गतिशील प्रकृति के होते हैं। उसका रूप रंग आकार प्रकार सब कुछ चेंज रहेगा, वही चीज, लेकिन वो चेंज होता रहता है। और क्या है हमारा कि जो हमारा व्यवसायिक पर्यावरण है ये संगठन को एक दूसरे से प्रभावित करते हैं। जो हमारा व्यवसायिक पर्यावरण जो है ये संगठन को एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्योंकि इन्वायरमेंट ही एक ऐसा चीज है, और भी बिजनेस का इन्वायरमेंट ही ऐसा चीज है जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट डालते हैं। इन्वायरमेंट में थोड़ा सा उथल पुथल हुआ, देश वस्तुओं की मांग पूर्ति में थोड़ा सा संतुलन बिगड़ा, भाई बिजनेस पे पूरा इफेक्ट आ जाएगा। रेट अचानक किसी का कम हुआ बढ़ गया, शॉर्टेज किसी सामान का आ गया, तो वहाँ पे बिजनेस हमारा प्रभावित होगा। ये इसकी सब विशेषता है। ये डॉट डॉट किया है, इसका मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट है। अगला है जो व्यवसायिक पर्यावरण है ये अनिश्चित है। व्यवसायिक पर्यावरण अनिश्चित होता है। अनिश्चित का मतलब होता है अनिश्चित होता है। अनिश्चित का मतलब है, जानते ही होंगे कि व्यवसाय क्या है, अनिश्चितताओं का खेल है। जब पूंजी लगा दिया बिजनेस में कूद गए, तब कूद गए तो भाई उसका टारगेट तो आगे रहेगा, लेकिन कब क्या बिजनेस में होगा ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन उसका एम एक ही रहता है, व्यवसाय को बढ़ाना, अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना, बिजनेस को ग्रोथ करना, यही उसका एम होता है। लेकिन ये अनिश्चितताओं का खेल है। ये तो वो सोचता है पता नहीं क्या बिजनेस हो। जैसे अभी कुछ साल पहले देखे होंगे तो 3 साल पहले बहुत बिजनेस अच्छे तरीके से लोगों का चल रहा था, कोविड आया, अचानक बिजनेस में उतार चढ़ाव हो गया, इतना तरीके से बिजनेस प्रभावित हो गया कि पूछिए। तो क्या है, बिजनेस अनिश्चितताओं का खेल होता है। अगला है व्यवसायिक पर्यावरण के दूरगामी प्रभाव होते हैं। इस व्यवसायिक पर्यावरण के क्या होते हैं, दूरगामी प्रभाव होते हैं। दूरगामी प्रभाव की इसका इफेक्ट इतना पड़ता है कि बहुत लंबे समय तक, लंबे दूर तक इसका फैलता है। ठीक है, ये हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट की कुछ विशेषताएं थी। मेन इसका है कि भारत के संदर्भ में व्यवसायिक पर्यावरण के महत्व। ठीक है, हेडिंग है कि भारत के संदर्भ में व्यवसायिक पर्यावरण के महत्व। ध्यान से देखिए, भारत के संदर्भ में व्यवसायिक पर्यावरण की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। जो हमारा बिजनेस का एनवायरनमेंट है, ये अपने देश, अपने कंट्री के संदर्भ में क्या इसका रोल है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले परिवर्तनों की जानकारी। परिवर्तनों की जानकारी। परिवर्तनों की जानकारी का मतलब क्या होता है कि व्यवसाय में देखते होंगे निरंतर कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। तो हमारा इन्वायरमेंट यही बताता है कि आज व्यवसाय का भाव ये रहा, कल का ये रहा, आने वाले समय में ये हो सकता है, इतने रुपए, इतने मूल्यों का उतार चढ़ाव हुए। सारी जानकारी हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के थ्रू मिलती है। जैसे एक बिजनेसमैन या एक मंडी में पता चल गया कि आज का रेट ऐसे चल रहा है, तो एक से दूसरे मंडी या दूसरे से हजारों मंडी के पास पहुंचने में देर नहीं लगेगी। यही तो इन्वायरमेंट है। अगला क्या है, व्यवसाय की विविधताओं व जटिलताओं का ज्ञान। व्यवसाय की विविधताओं व जटिलताओं का ज्ञान। जटिलताओं का ज्ञान बिजनेस एनवायरनमेंट के में अगला इंपॉर्टेंस इसका है कि इससे व्यवसाय की जितनी भी विविधताएं हैं, जितने भी डिफरेंट टाइप के व्यवसाय है, बिजनेस है, और उस व्यवसायों में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इसकी जानकारी भी हो जाती है।
जैसे हम कोई भी बिजनेस खोलना है, जब बिजनेस में कूद जाते हैं तब हमको पता चलता है कि व्यवसाय में तो बहुत सारे दाव पेच होते हैं, बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं, बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये सारी चीज़ों की जानकारी बिजनेस इन्वायरमेंट से होती है। अगला क्या है, अनिश्चितताओं और जोखिमों का मापन करना। अनिश्चितताओं व जोखिमों का मापन करना। अनिश्चितताओं व जोखिमों का मापन करना का मतलब क्या होता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट के द्वारा जो भविष्य में होने वाली अनिश्चितताएं हैं, भविष्य में होने वाली रिस्क है, जोखिम है, उसका हम सामना अपने बिजनेस इन्वायरमेंट के संदर्भ में की सहायता से कर सकते हैं। अगला है संसाधनों की पूर्ति। संसाधनों की पूर्ति का मतलब क्या होता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट ही एक ऐसा चीज है जो जितने भी हमारे देश में संसाधन उपलब्ध है उसको उपयोग करने, उसका अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए उपलब्ध कराता है, ताकि हम अच्छे से अच्छे बहुत सारे वस्तुओं का उत्पादन कर सकें। अगला है उत्पादों व सेवाओं को प्रभावी वितरण। उत्पादों व सेवाओं का प्रभावी वितरण, कि जो भी हमारे बिजनेस के थ्रू वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, या जो भी हम सर्विसेज देते हैं, उसे काफ़ी प्रभावशाली ढंग से, काफ़ी इफेक्टिव ढंग से उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ताकि ये सुविधाएं लोगों तक पहुंच सके। अगला है संस्था का जीवित रहना। संस्था का जीवित रहना। संस्था का जीवित रहने का मतलब है कि हर व्यवसाय ये चाहता है, हर व्यवसायी भी चाहता है कि उसका व्यवसाय हमेशा निरंतर चलता रहे, कभी बंद ना हो। यह इसलिए मानता है कि व्यवसाय चलता रहेगा तो प्रोडक्शन देता रहेगा, लोगों को सुख सुविधाएं देता रहेगा, वस्तुएं उपलब्ध कराता रहेगा और अपने भी कुछ लाभ कमाता रहेगा। ये व्यवसायिक इन्वायरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंस थे। तो ये 3 क्वेश्चन हो गया। अगला चौथा क्वेश्चन पे और बढ़िए, मिटाएं इसको भी। चौथा हमारा क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। और क्या क्या रहा है, इसके गुण दोष बताइए। इसके गुण दोष बताइए। ठीक है, ये अगला हमारा चौथा क्वेश्चन। अब बताइए भाई, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, ये तो सभी लोग जानते होंगे। बताइए मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है निजी प्लस सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व। ठीक है, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व का मतलब होता है कि जब देश में कुछ निजी व्यक्तियों द्वारा और सरकार के द्वारा मिलजुल कर कोई ऐसा बिजनेस करते हैं, कोई ऐसा कारोबार करते हैं जिससे हमारे देश की जनता, लोगों या अपने राष्ट्र या देश का विकास हो सके। जैसे देखते होंगे कि आजकल जितने भी मतलब कंपनियां चल रही हैं, गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर या जितनी भी है, सार्वजनिक क्षेत्र की जितनी भी है, उसमें कुछ निजी व्यक्तियों का भी सहयोग रहता है और सरकार का भी सहयोग रहता है। अर्थात जब निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के लोग मिलकर एक साथ कोई कारोबार करते हैं
जिसमें दोनों का ही अपना योगदान, महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कार्यों को स्टार्ट निजी क्षेत्र के लोग करते हैं और उस पर नियम, कानून और उस संरक्षण गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे संस्था को हम क्या कहा जाता है, कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ये सब जब मिलकर व्यवसाय करेंगे तो वहां पे जो हमारी इकोनॉमी डेवलप होगी वो हमारा क्या होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा। इसमें दिया गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक समन्वित रूप है। समाजवादी और पूंजीवादी का मतलब है कि देश में पूंजीपतियों का बोलबाला है। समाजवादी का मतलब है कि एक आम जनता जिसके साथ सरकार भी है। ठीक है, दोनों जब मिलकर कोई वर्क करते हैं, कोई कार्य करते हैं, उससे उनका भी कल्याण हो और देश का भी कल्याण हो। तो ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं, मिक्स इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, इसमें एक परिभाषा भी दिया गया है कि भारतीय योजना आयोग के अनुसार, अब तो चूंकि योजना आयोग अब नहीं है, अब तो नीति आयोग हो गया है, कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं तथा दोनों एक इकाई के दो घटक के रूप में कार्य करते हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि हम पूरा शरीर, मान लीजिए कि ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें एक और निजी व्यक्ति और एक और सरकार, दोनों मिलकर अब कोई वर्क कर रहे हैं, तो वहां जो इकोनॉमी उत्पन्न हो रही है वो हमारी मिक्स इकोनॉमी होगी, अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन इसमें यह है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, इसको कैसे माना जाएगा, इसकी विशेषताएं हैं कि कैसे माना जाएगा कि ये मिक्स इकोनॉमी है। सबसे पहली विशेषता होती है कि मिक्स इकोनॉमी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। सामाजिक सुरक्षा क्या करती है, प्रदान करती है, कि यह समाज को, पूरे देश को ध्यान में रखकर उनके हितों में कार्य करती है। दूसरा है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन का मतलब है वो इकोनॉमी प्लान करती है कि जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। और क्या करती है, लाभ व कीमत नियंत्रण करती है, प्रॉफिट को भी और उसके प्राइस को भी कंट्रोल करते हैं, नहीं तो लोग मनमाना रेट से बेच देंगे। अगला है, यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब है सबके लिए फ्रीडम है एकदम। क्वेश्चन हमारा ये उठता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण, मिश्रित अर्थव्यवस्था का पहला गुण है, पहला बेनिफिट इसका होता है कि मानव संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। क्या होता है, मानव संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। मानव संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। इसका मतलब है कि मानव को एक संसाधन माना गया, हमारे और आप जैसे लोगों को क्या माना गया है, एक संसाधन माना है। मिक्स इकोनॉमी जब बनती है तो वहां पे जो मानव संसाधन है, मैन पावर जो है, उसका पूरा पूरा इस्तेमाल किया जाता है। भाई जब पूरा इस्तेमाल करेंगे तो भाई उसके अंदर भी निखार बिंदु आएगा, वो भी अपना कुछ मेहनत से काम करेगा तो 10 रुपये मिलेगा, उसको मिलने के साथ साथ हमारे देश को भी मिलेगा, जो कर रहा है उसको भी मिलेगा। जब सबको कुछ ना कुछ मिलेगा ही तो हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी ही। अगला है आर्थिक विकास की तीव्र गति। आर्थिक विकास की तीव्र गति, विकास की तीव्र गति। आर्थिक विकास की तीव्र गति का मतलब क्या होगा कि जब मिक्स इकोनॉमी बनेगी, मैन पावर कंप्लीट होगा, सब मेहनत से काम करेंगे तो देश का भाई आर्थिक विकास होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। और क्या हो जाए, सामाजिक कल्याण में वृद्धि। अगला है सामाजिक कल्याण में वृद्धि। सामाजिक कल्याण में वृद्धि कैसे होती है, भाई देश की जनता माने एक आम व्यक्ति और सरकार जब मिलकर काम साथ साथ करेंगे तो भाई सबका विकास होगा, है कि नहीं, जनता का भी विकास होगा, सरकार का भी विकास होगा, देश का भी विकास होगा, तो इससे सबको एक रोजगार का जरिया मिलेगा। अगला आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण।
आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण। इसका मतलब है कि जो हमारी इकोनॉमी है हम उसका मिश्रित अर्थव्यवस्था में एक केंद्र बिंदु बन जाएंगे, अर्थात हमारी इकोनॉमी पे अच्छी पकड़ हो जाएगी। तो इस तरह ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के कुछ इंपॉर्टेंस थे, गुण थे। यहीं पे एक और भी चीज आता है कि हमारे जो मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोष भी कुछ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोष, मिश्रित अर्थव्यवस्था के जहां कुछ अच्छाइयां रहती हैं तो थोड़ी बहुत कुछ बुराइयां भी रहेंगी। पहला दोष है कि अस्थिरता। अस्थिरता का मतलब है कि जो हमारी मिक्स इकोनॉमी है ये स्थिर नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल होने का मतलब ये हो गया कि लचीली प्रणाली है। शुरू करने तो सब शुरू करेंगे, बाद में आप सामने डटेंगे ही नहीं, कहेंगे ये तो बेकार है। तो इसमें अस्थिरता पाई जाती है। और क्या है? राष्ट्रीयकरण का भय। राष्ट्रीयकरण का भय, राष्ट्रीयकरण का भय का मतलब है कि मिक्स इकोनॉमी होने से आम जनता या पब्लिक को ये हमेशा डर रहता है कि जब हम और सरकार मिलकर किसी विशेष क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं, मिलकर साथ कर रहे हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कि ऐसा ना हो कि सरकार बाद में उसको राष्ट्र के नाम समर्पित कर ले, अपने कब्जे में कर ले, हम लोग का क्या होगा। ऐसा भी इसमें भय बना रहता है। अगला है लाल फीता शाही को बढ़ावा। लाल फीता शाही को बढ़ावा। अब लाल फीता शाही क्या होता है? लाल फीता शाही का मतलब है कि इसका जिस मिश्रित अर्थव्यवस्था में जानते ही होंगे कि उसका संचालन, उस बिजनेस का, उस ऑर्गेनाइजेशन का संचालन सरकार के द्वारा होता है, नियंत्रण अपने हाथ में रखती है। तो इसमें जो प्रशासनिक क्षेत्र के कर्मचारी और अधिकारी होते हैं उनका ज़्यादा दबदबा रहता है, उनका ज़्यादा बोलबाला या पावर रहता है, सब उनकी बात ही को सुनते रहते, ये ऐसा माना जाता है। अगला है लोकतंत्र को खतरा। लोकतंत्र को खतरा, इससे ये भी माना जाता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था होने से सरकारी नियमन जब ज्यादा होगा तो लोकतंत्र को खतरा उत्पन्न होने का भय रहता है, ऐसे माना गया है। तो यही मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण है और ये दोष है। तो ये भी आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको भी मिटा दें। नेक्स्ट हमारा पांचवा क्वेश्चन है, कहाँ गया भाई क्वेश्चन? समाजवाद से आप क्या समझते हैं, इसके गुण दोष बताइए। 5 नंबर क्वेश्चन है, समाजवाद से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं, इसके गुण दोष बताइए। इसके गुण दोष बताइए। ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है। अब बताइए समाजवाद क्या होता है भाई, सोचिए समाजवाद क्या होता है। देखिए समाजवाद का मतलब है, ये हमारा टॉपिक है समाजवाद। समाजवाद का मतलब होता है कि जो व्यवसाय में उत्पत्ति के साधन जो भी हैं और उनका वितरण है, जो भी उत्पत्ति के साधनों या सामानों का या जो भी संसाधन है उनका वितरण जब सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में किया जाता है, वो इस उद्देश्य से किया जाता है कि जितने भी समाज के वर्ग के लोग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के, उनको अधिक से अधिक सुख सुविधाएं पहुंचाई जाए, अधिक से अधिक लाभान्वित किया जाए। तो यही हमारा समाजवाद होता है। समाजवाद में क्या होता है? विद्वानों का जैसे मत ये है कि जो बड़े बड़े उद्योगों में, कल कारखानों में, फैक्ट्रियों में या संस्थाओं द्वारा जिसमें
सरकार के साथ साथ जनता का भी उसमें रोल रहता है, योगदान रहता है, और सरकार जनता को भरपूर सहायता प्रदान करती है। जैसे कि एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जैसे देखे होंगे राशन वगैरह मिल रहा है, ये भी एक तरह से सामाजिक सेवा है। ये क्या है? समाजवाद। माने सबको एक साथ मिलाकर, सबको बराबर ध्यान में रखकर जो भी कार्य किए जाते हैं, वही एक समाजवाद है। जैसे इसमें एक विद्वान का कहना है, बता रहे हैं, इनका नाम है प्रोफेसर मॉरिसन। ये कहे हैं, समाजवाद में सभी बड़े बड़े उद्योग, समाजवाद में सभी बड़े बड़े उद्योग यूं भूमि पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है। मतलब बड़े बड़े उद्योगों पर सार्वजनिक माने आम पब्लिक का, सबका एक स्वामित्व होता है। मतलब कोई बड़ी सी इंडस्ट्रीज है, कल कारखाना, उद्योग या बिजनेस है, जिस पर सब अपना मालिकाना हक थोपते हैं। जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, गवर्नमेंट की कोई योजना है, तो उस पर मानते हैं कि जितने भी लोग हैं सब अपना हक जताते हैं कि भाई मेरा भी है हक, उनका भी सही भी है। सरकार के सारे जितने भी नियम कानून हैं या उससे संबंधित सुविधाएं हैं, उस पर सबको बराबर अधिकार है। कह रहा है स्वामित्व होता है। उत्पादन के उद्देश्य सरकार द्वारा निर्धारित होती है। जो उत्पादन किया जाता है वो सब सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है, और यह सर्वव्यापी योजना है। सर्वव्यापी मतलब है कि हमेशा सबके लिए ये अवेलेबल है। तो इस प्रकार की योजना या इस प्रकार का जो भी कार्य किया जाता है, ये सब हमारा समाजवाद है। सीधा से एक शब्दों में समझिए कि जब सरकार देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान सुविधाएं मुहैया कराती है, ताकि सभी आसानी से प्राप्त कर सके और उस सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, अपना जीविकापार्जन या रोजगार या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सके, तो ये हमारा समाजवाद है। क्वेश्चन हमारा ये उठता है कि इस समाजवाद में क्या विशेषता होती है, क्योंकि विशेषता से ही इसका डेफिनेशन आप आसानी से लिख सकते हैं। पहली विशेषता इसकी होती है, इसमें शोषण का अंत होता है। शोषण का अंत होता है, ठीक है, क्योंकि इस तरह की सुविधाएं चलाने से जो शोषण बीच में होता था उसका सफाया हो जाता है। अगला, अनार्जित आय का अंत होता है। अनार्जित आय का अंत। अनार्जित आय का अंत का मतलब है कि बिना मेहनत के, बिना अर्जन किए कोई आय नहीं मिल सकता। मेहनत करेंगे तो मिलेगा, नहीं मेहनत करेंगे तो नहीं मिलेगा। ये नहीं कि बैठे बैठे आ जाएगा। और क्या होता है? कीमत पर नियंत्रण होता है। कीमत पर नियंत्रण होता है, मतलब कि जो मूल्य होंगी, जो वस्तुएं होंगी, सबके लिए एक समान होंगी, हर परिस्थिति में समान होगी। और आर्थिक नियोजन होता है। आर्थिक नियोजन होता है, इसमें इकोनॉमिक प्लान की जाती है। और भी कुछ होता है, निजी संपत्ति पर अति सीमित अधिकार होता है। निजी संपत्ति पर अति सीमित अधिकार होता है। माने अपनी जो निजी संपत्ति है उस पर सीमित दायरे में ही अधिकार है। ये नहीं कि किसी आदमी का जितना चाहे उतना हो जाएगा, ऐसा नहीं, सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा, ठीक है। ये इसकी विशेषताएं होती है। लेकिन मेन इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि समाजवाद के लाभ क्या है। आगे बढ़ते हैं। समाजवाद के लाभ। समाजवाद के फायदे क्या है, लाभ क्या है? समाजवाद से पहला फायदा जो हमारा होता है कि जो हमारा वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाता है। क्या होता है? वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाता है। वर्ग संघर्ष का मतलब होता है कि जो छोटे छोटे इकाइयों या विभागों में या जातियों या धर्मों या समुदायों में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, समाजवाद माने सबको एक समान अधिकार जब दे दिया जाए तो ये छोटे मोटे विवाद समाप्त होते हैं। और भी कुछ होता है, वो क्या होता है? शोषण का अंत होता है। शोषण का अंत होता है कि जो समाजवाद में जब सबको एक समान अधिकार दे दिया जाएगा तो इसमें जो शोषण करने वाले होंगे, जो इधर उधर तीन पाँच करते हैं, देखते होंगे दूसरे को परेशान करते हैं, इनका सफाया हो जाएगा। भाई सबको बराबर अधिकार है तो क्यों अधिक या कम लोगे? और क्या होता है? बेकारी का अंत होता है। बेकारी
का अंत होता है। बेकारी का मतलब है बेरोजगारी। जब कुछ समान जब अधिकार दिया जाएगा तो सबको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, सबको जीने का अवसर दिया जाएगा, सबको कमाने का अवसर दिया जाएगा, सभी लोग समान रूप से कमाएं, अपना खाएं, जो जैसे है वैसे करें, तो इसमें बेरोजगारी का नामो निशान मिट जाएगा। अगला क्या है? एकाधिकारी शक्तियों का समापन। एकाधिकारी शक्तियों का समापन। एकाधिकारी शक्तियों का समापन का मतलब होता है कि जो कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनका उस विशेष क्षेत्र पर एकाधिकार रहता है, स्वामित्व रहता है, अब वह कार्य करना होगा तो बिना उनके परमिशन से नहीं हो पाएगा। वो सामान लेना होगा तो चाहेंगे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इस तरह का जो एकाधिकार किसी वस्तु या किसी चीज पर जब होता है तो उसे एकाधिकारी कहा जाता है। और समाजवाद में एकाधिकारी का क्या होता है? अंत हो जाता है, क्योंकि बड़ा है उसको भी उतनी ही सुविधा है, छोटा है उसको भी उतनी ही सुविधा दी जाती है। और भी क्या होता है? प्रतियोगिता का अंत होता है। प्रतियोगिता का अंत। जब सबको समान अवसर दिया जाएगा तो कंपटीशन किस बात का रहेगा? सब एक समान है, चाहे कम पैसा हो चाहे अधिक पैसा हो, रोजगार एक समान मिल रहा है, सब कुछ एक ही तरीके से, तो कंपटीशन समाप्त हो जाता है। और अगला है समाजवादी अर्थव्यवस्था के दोष, अर्थात समाजवाद के दोष। अभी मैंने बताया कि आपको जहां कुछ इसके फायदे होंगे तो वहां कुछ नुकसान भी होगा। पहला क्या है? पहला दोष, कुशलता या उत्पादकता में कमी हो जाएगी। पहला है कुशलता व उत्पादकता में कमी। वो कैसे कमी होगी भाई समाजवाद को? जब सबको एक समान अधिकार दिया जाएगा तो इसकी कमी कैसे होगी? होगी जब सबको एक समान रखा जाएगा, एक समान वेतन दिया जाएगा, एक समान कार्य करेंगे, एक समान सुविधाएं मिलेंगी, तो सबको लगेगा कम करो चाहे अधिक करो, हमको तो इतना मिलना ही मिलना है। तो उनके अंदर जो कुशलता है, स्किल है, और उनके प्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, वो मेहनत से काम ही नहीं करेंगे, तो कुशलता उत्पादकता में यहाँ पे क्या हो जाएगा? कमी। दूसरा क्या होगा? वो दासता का मार्ग। दासता का मार्ग। अब लोग गुलामी का मार्ग अपना लेंगे, इसलिए वो सोचे कि गुलामी रहने में ठीक है, इसलिए कि हम ऐसे रह रहे हैं तो हमको तो लोग दे ही रहे हैं, सबको एक समान रखे ही है, सबको खाने पीने का मिल ही जा रहा है, वो उनका आगे माइंड डेवलप नहीं कर पाएगा। और क्या है? पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को हतोत्साहित। पूंजी निर्माण प्रक्रिया को हतोत्साहित। जो देश में पूंजी का निर्माण किया जा रहा था, बड़ी इकोनॉमिक तैयार की जा रही थी, वो नहीं हो पाएगा। और क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। जब समाजवाद में ऐसे सुविधाएं उसको मिलेंगी तो भाई उसको अपनी फ्रीडम नहीं रहेगी, क्योंकि वो दूसरे के नियम या दूसरे के डायरेक्शन से चलेगा, तो इसका भी अंत हो जाएगा। और लास्ट, प्रेरणा का अभाव। प्रेरणा का अभाव। अब उसको कोई मोटिवेट करने वाला भी नहीं रहेगा, क्योंकि सब तो एक ही जैसे रहेंगे। तो ये इसकी कुछ दोष है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हुआ, अभी 2 क्वेश्चन और बताएंगे, जल्दी से नोट करिए इसको। नोट कर दिए होंगे। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। सिक्स नंबर हमारा क्वेश्चन है, सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य किस प्रभाव डालते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक
मूल्य किस प्रकार प्रभाव डालते हैं? ध्यान दीजिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य किस प्रकार प्रभाव डालते हैं? किस पर प्रभाव डालते हैं? बिजनेस पर, हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट पर। वैसे तो जानते होंगे कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं असीमित होती हैं। इच्छाओं और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना इतना पॉसिबल नहीं है, फिर भी लोग उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं। उसी तरह हमारा जो सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य है, ये हमारे बिजनेस को कैसे प्रभाव डालता है? क्योंकि बिजनेस में होता क्या है कि कोई भी आदमी जब बिजनेस कर रहा है तो उसका दिन पर दिन सोशल नेटवर्क जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसका कल्चर भी दिन पे दिन चेंज होते जा रहा है और बढ़ते भी जा रहा है। यह हमारे समाज पर, हमारे बिजनेस पर कैसे इफेक्ट डालते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य किस प्रकार हमारे व्यवसाय पर, हमारे सामाजिक जीवन पर प्रभाव डालते हैं, तो इसके कुछ प्रभावित करने के ढंग दिए गए। प्रभावित करने के ढंग दिए गए। वो प्रभावित करने के कौन कौन से ढंग हैं? सबसे पहला इसमें दिया गया है, भौतिक संस्कृति का महत्व बढ़ाते हैं। भौतिक संस्कृति का महत्व बढ़ाते हैं। भौतिक संस्कृति का महत्व कैसे बढ़ाया जाता है? देखते होंगे कि जो हमारे फिजिकल कल्चर्स वगैरह हैं, वो फिजिकल कल्चर्स में बहुत सारे लोग, बहुत सारे वर्कर, बहुत सारे जो सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति हैं अपना वर्क करते हैं। जैसे उस वर्क करने के दौरान बहुत सारे चीज़ों का वो उपयोग करते हैं, जैसे कि टेलीफोन का, मोबाइल का, रेडियो का, टीवी का, घड़ी का, ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज़, कार का, बाइक का, बहुत सारे चीज़ इफेक्ट डालते हैं। तो जो हमारा बिजनेस है वो हमारे कल्चर पर भी इफेक्ट डालता है। कल्चर में चला है कि सभी लोगों के पास आज के ज़माने में बाइक है, तो जिसके पास नहीं है वो सोचता है कि यार मेरे पास नहीं है, मैं भी बाइक खरीदूं। किसी पास घर नहीं है तो घर के लिए सोचता है, कार नहीं है कार के लिए सोचता है, मोबाइल नहीं है मोबाइल के लिए सोचता है। तो ये हमारा बिजनेस जो एनवायरनमेंट है वो भौतिक संस्कृति को बढ़ाता है, वो अधिक से अधिक उस वस्तु का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा है मानव आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। मानव आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। मानव आवश्यकता की पूर्ति में सहायक का मतलब क्या होता है कि मनुष्य की जो आवश्यकता होती है, एक मिनट, मनुष्य की जो आवश्यकता होती है वो अनंत होती है, लेकिन हमारा जो बिजनेस है, बिजनेस का माहौल है, बिजनेस का जो हमारा इन्वायरमेंट है, वह मनुष्य की हर प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का पूरा प्रबंध करती है। तो इसलिए हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वह समाज के हर एक क्षेत्रों को प्रभावित करती है, अर्थात इंपॉर्टेंस देती है, महत्व देती है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अगला है सामाजिक संगठन एवं एकीकरण में सहायक। सामाजिक संगठन व एकीकरण में सहायक। सामाजिक संगठन मतलब बहुत सारे देश में सामाजिक संगठन भी हैं और उनका एकीकरण भी हुआ है। तो कहने का मतलब जितने भी सामाजिक संगठन हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हों, उनको एकीकृत करने का भी कार्य हमारा, एक सूत्र में जोड़ने का कार्य भी हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट करता है। वो चाहता है कि सारे लोग एक साथ मिलकर रहें, एकजुट रहें, सभी लोग हमारे प्रोडक्टों का इस्तेमाल करें, सभी लोग का व्यवहार, कल्चर सब एक जैसा हो। अगला है सामाजिक नियंत्रण में सहायक। अगला है सामाजिक नियंत्रण में सहायक। सामाजिक नियंत्रण में सहायक का मतलब क्या होता है कि
समाज को कंट्रोल करने का भी काम हमारा बिजनेस ही करता है। क्योंकि बिजनेस इसलिए करता है कि भाई जब उनकी आवश्यकता की पूर्ति करेगा उन पर कंट्रोल भी रखेगा, लोगों को आदत डाल देगा कि हमारा यही प्रोडक्ट उसको इस्तेमाल करना, वो दूसरा प्रोडक्ट लेगा ही नहीं, तो उस पर नियंत्रण भी करता है। और क्या है, समाज में एक रूपता उत्पन्न करता है, समाज में एक रूपता उत्पन्न करता है। समाज के सारे लोगों को चाहता है कि यही प्रोडक्ट खरीदें, एक ही जैसे रहें, इसी तरीके के रूप रंग के कपड़े पहने। हर बिजनेसमैन चाहता है, हर बिजनेस एनवायरनमेंट चाहता है। क्योंकि मान लीजिए कि कोई गाड़ी है, किसी एक कंपनी का गाड़ी से सारे लोग चल रहे हैं, देख रहे हैं सबसे ज़्यादा तो बिकने वाली गाड़ी यही है, तो उसी गाड़ी को सभी लोग खरीदना चाहते हैं क्योंकि उसी का ज़्यादा डिमांड है। एक तरीके का मोबाइल बिक रहा है तो उसका मार्केट ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है सबको एक समान बनाने का भी बिजनेस एनवायरनमेंट काम करता है। अगला, सामाजिक क्षमता का मूल्यांकन करता है, सामाजिक क्षमता का मूल्यांकन करता है, हमारे सोशल कैपेसिटी का भी मूल्यांकन करता है। क्योंकि समाज में बिजनेस में तो बहुत सारे प्रोडक्ट सस्ते से लेकर महंगे तक रहते हैं, लेकिन उनकी रेट के आधार पर वो सोशल कैपेसिटी को भी बताता है कि हाँ सस्ते दामों को खरीदेंगे तो ये लो क्वालिटी के लोग हैं, इनके पास कम पैसा है, हाई क्वालिटी के खरीदेंगे भाई तो हाई प्रोफाइल लोग हैं, इस चीज़ का भी मूल्यांकन करता है। अगला है मानवीय मूल्य यो आदेश, मानवीय मूल्य व आदेश के स्वरूप। हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये मानवीय मूल्यों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है और उनके आदेश के लिए हमेशा तत्पर रहता है कि अब कौन आदमी कौन सा आदेश कर रहा है ताकि हम उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर सकें। तो इस तरह जो सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य व्यवसाय को किस प्रकार प्रभावित करेगा, यही कुछ मुख्य पॉइंट है। इसी के बारे में 2-3 लाइन आपको लिख देना, तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन मैं एक और बता दे रहा हूँ, क्योंकि इस लेक्चर में 7 क्वेश्चन मैंने बनाया है बेटा। क्वेश्चन नंबर है 7, व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्वों की विवेचना कीजिए। व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्वों की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है। व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व मतलब कि जो हमारा व्यवसाय है, यह व्यवसाय किनके प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है, अपने दायित्वों का निर्वहन किसके प्रति करता है। जिसके प्रति करेगा वही व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व होंगे। तो ये किसके प्रति करता है। सबसे पहला है स्वामियों के प्रति दायित्व, नहीं, सबसे पहला है व्यवसाय के प्रति दायित्व। हर एक व्यवसाय जो है उस सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर रहती है कि हम जो व्यवसाय कर रहे हैं, जिस पर्पस से कर रहे हैं, जिस उद्देश्य के कर रहे हैं, जिस लिए कर रहे हैं, वो हमारे उद्देश्यों को सबसे पहले पूरा करें। ठीक ना, जब अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर लेगा तभी ना दूसरे के उद्देश्यों को पूर्ण कर लेगा। तो सबसे पहले जो व्यवसाय का जो सामाजिक उत्तरदायित्व है, सिर्फ व्यवसाय के पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। दूसरा है स्वामियों के प्रति दायित्व, स्वामियों के प्रति दायित्व।
अब दूसरा दायित्व होता है कि जो व्यवसाय का ऑनर है, स्वामी है, मालिक है, उसके भी प्रति दायित्व रहता है कि भाई वो रोजगार अगला किया है, पैसा इन्वेस्ट किया है, रोज मेहनत कर रहा है, तो भाई उसको भी कुछ मुनाफा दिया जाना चाहिए, उसको भी कुछ भुगतान किया जाना चाहिए, उसकी पूंजी में वृद्धि करनी चाहिए, उसको कुछ निर्धारित प्रतिफल देना चाहिए, इस टाइप का। अगला है कर्मचारियों के प्रति दायित्व। कर्मचारियों के प्रति दायित्व, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉय बिजनेस को, भाई बिजनेसमैन तो अकेले बिजनेस तो चलाएगा नहीं, उसके साथ बहुत सारे वर्कर होंगे, एम्प्लॉय होंगे, कार्य करने वाले व्यक्ति होंगे, उनको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, क्योंकि वो दिन रात काम कर रहे हैं, तो उनको कुछ वेतन देगा, मजदूरी देगा, पारिश्रमिक देगा, बोनस देगा, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देने का कार्य करेगा, ग्रेच्युटी देगा, रिटायर होने पर पेंशन देगा, ऐसे ऐसे बहुत सारी सुविधाएं वो प्रदान करता है। तो कर्मचारियों के प्रति भी बिजनेस का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगला है ग्राहकों के प्रति दायित्व। अगला है ग्राहकों के प्रति दायित्व। ग्राहकों के प्रति क्या दायित्व होता है कि बिजनेस तो ग्राहकों के लिए ही तो खोला गया है, उन्हीं को तो सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। तो बिजनेस का ग्राहकों के प्रति भी कुछ लायबिलिटीज होती है। वो क्या है? पहली लायबिलिटी, जैसे उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराना, सस्ती मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध करना, हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करना, हर प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध कराना, विभिन्न रूप रंगों में वस्तुएं उपलब्ध कराना, ठीक ना। उपभोक्ताओं की रुचि के अनुसार उत्पादन करना, उनके दरवाजे तक सुविधाएं प्रदान करना, ठीक है। ऐसे विभिन्न प्रकार की सुविधाएं ग्राहकों के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अगला स्थानीय समुदाय के प्रति दायित्व। स्थानीय समुदाय के प्रति दायित्व। स्थानीय समुदाय मतलब है कि जो लोकल, वहाँ का जहाँ बिजनेस रहता है, वहाँ का लोकल जो लोग रहते हैं, उनके प्रति भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। देखते होंगे जो बिजनेस जहाँ रहता है, अपने लोकल लोगों को अन्य लोगों की तुलना में थोड़ी ज़्यादा फैसिलिटी देते हैं, उनको ज़्यादा मात्रा में कुछ वस्तुएं दे देते हैं, कुछ सस्ती भी कर देते हैं, ठीक ना। उनको ये भी ध्यान रखते हैं कि भाई हमारा फैक्ट्री कल कारखाना यहाँ चल रहा है तो इसका इन्वायरमेंट उनके ऊपर इफेक्ट न करे, प्रदूषण कम हो, क्योंकि प्रदूषण कम रहेगा तो यहाँ के लोग रहेंगे, यहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा होगा तो भाग जाएंगे, है ना। और वहाँ के अन्य प्रकार की सुविधाएं देना, रोड पानी की व्यवस्था करना, ठीक ना। और हमेशा जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको मानवीय सेवा की भावना से उनको देखना, निर्धन लाचार व्यक्तियों को कुछ समय समय पर सहायता भी करना। भाई जो बड़ी इंडस्ट्री है तो इस तरह की सुविधाएं देती है, और सबको तो नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उसको देते हैं, ठीक ना। रूढ़िवादिता है या भ्रष्टाचार है उसका उन्मूलन करना, यही सब व्यवसाय के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगला है सरकार के प्रति दायित्व। सरकार के प्रति दायित्व। सरकार के प्रति क्या दायित्व होता है? सबके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो गवर्नमेंट के पास भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट को सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो भी व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व है, इसके अंदर सरकार को भी कुछ, सरकार के प्रति भी कुछ दायित्व बनते हैं। जब बिजनेस कर रहा है, बड़े पैमाने पर बिजनेस कर रहा है, अच्छा खासा इनकम अर्निंग कर रहा है, तो उस पर गवर्नमेंट को कुछ टैक्स वगैरह भी दिया जाए, ठीक है ना। गवर्नमेंट के नियमों को पालन किया जाए, उसके दिशा निर्देशों के अनुसार चला जाए, ठीक है ना। राजनीतिक संबंधों को अच्छे रखे जाए, ठीक है ना। कालाबाजारी, मिलावटी, घूसखोरी, जमाखोरी पर रोक लगाया जाए, ठीक है। मूल्य पर नियंत्रण किया जाए। भावना ऐसी होनी चाहिए कि जिससे देश का आर्थिक विकास हो, कल्याण हो, जनहित में हो, सभी लोगों को समान प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाए। ऐसा मतलब सरकार के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो इस तरह ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे कि व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व। तो इस तरह ये कुल मिलाकर आपका इस पहले यूनिट पे आपको मैं बता दूं, ये जो भी मैंने बताया है यूनिट फर्स्ट का, इस यूनिट फर्स्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका केवल 7 मैंने बताया। अब इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा उसमें यूनिट सेकंड का होगा, उसमें भी कुछ सिलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिसके बारे में कुछ चर्चा किया जाएगा। आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद से अपने फ्रेंडों में शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। अब कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा,
इसलिए कि एग्जाम का डेट तो अनाउंसमेंट हो गया है, देख ही रहेंगे एग्जाम होने ही वाला है, और बिजनेस इन्वायरमेंट आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नोट भी कर लीजिएगा, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, उसके बारे में समझ लीजिएगा, पेपर में आएगा तो अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी ही मिलना है आपके साथ, तब तक के लिए